सो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है। दिस इज़ लोकेश लालवानी और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रोटेशनल मोशन एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जी, हम लोग के बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, लेकिन अब हमारा जो टॉपिक है वो है रोटेशनल मोशन और सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या है कि कई सारे पार्टिकल से, तुम्हें मालूम है जो मैटर होता है वो किससे, कोई भी बॉडी होती है क्या होती है कि कई सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है ना। और वही पार्टिकल जब अरेंज होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एक। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, बहुत देखो ये जो टॉपिक है वो बहुत छोटा टॉपिक है, मतलब इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत कम आते हैं। जिस हिसाब से जितने क्वेश्चन आते हैं और हमारा जो टॉपिक होगा वो आज उसी हिसाब से पूरा होगा। ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा लंबा ये टॉपिक नहीं है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो बढ़िया चिल करके पढ़ो। ठीक, हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा पहला टॉपिक है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या है, और सिंपल सी बात है, ऐसी बॉडी जिनका शेप और साइज चेंज ना हो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, ऐसी बॉडी क्या होती है, रिजिड होती है। या अगर फिजिक्स के उसमें लैंग्वेज में कहें तो जिसमें जो पार्टिकल के बीच की रिलेटिव पोजीशन है ना, पार्टिकल के बीच की रिलेटिव पोजीशन जो है, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जितनी दूर है वो उतनी दूर ही रहे हमेशा, उसको क्या कहते हैं, ऐसी बॉडीज को क्या कहते हैं, रिजिड बॉडीज कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो वही कह रहा है, अ रिजिड बॉडी इज अ बॉडी विद अ परफेक्टली डेफिनेट एंड अनचेंजिंग शेप। इसका एक रिजिड बॉडीज का क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है, अनचेंजिंग शेप होता है। अनचेंजिंग मतलब उसको चेंज नहीं किया, जैसे मतलब आयरन है, रिजिड बॉडी है। ठीक है, रिजिड बॉडी कैसे, क्यों, इसका शेप जो है वो आपका डिफिनिट है और इसको चेंज नहीं किया जाए जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। क्या करें, जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। तो द डिस्टेंस, और वही चीज बोल रहा है, द डिस्टेंसेज बिटवीन ऑल द पेयर्स ऑफ पार्टिकल ऑफ सच अ बॉडी डू नॉट चेंजेस। जितने भी पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगी। जैसे मान लो ये बॉडी है हमारी कुछ ऐसे, इसमें ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, कई सारे पार्टिकल्स हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, तो ये और ये पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस, ये पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस, इन पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस, ये पार्टिकल के बीच की, ये जो डिस्टेंस रहेगी ये चेंज नहीं रहेगी। ये डिस्टेंस सेम रहेगी, इसके बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी, इसके बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी, सारी डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो यही है हमारी क्या, रिजिड बॉडी। चले आगे, तो इतना ही हमें इसमें जानना था कि रिजिड बॉडीज क्या होती है, जिनके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है जब तक एक्सटर्नल। भाई लोहा है, लोहे को अगर तुम फोर्स लगाओगे, ठोकोगे उसको, तो वो शेप चेंज हो जाएगा। कोई भी डिफिनिट रिजिड बॉडी, उसका शेप चेंज हो सकता है जब फोर्स लगाओगे, लेकिन जब तक फोर्स नहीं लगाओगे तब तक उसका फोर्स शेप चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो होती है हमारी रिजिड बॉडीज। अब सेंटर ऑफ मास पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है किसी बॉडी का, सेंटर ऑफ मास मीन्स होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे, तो बोला ना सेंटर ऑफ मास, कि कोई भी बॉडी है उसका मास का सेंटर, मतलब भाई तुम्हें मालूम है कोई भी पेन होती है, कुछ भी होता है, तो हम उसको एक पॉइंट पे रख के बैलेंस कर सकते हैं, है ना। हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि सेंटर ऑफ मास क्या है किसी भी बॉडी का, एक ऐसा पॉइंट। अब जैसे यहाँ पे ये बैलेंस हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि इसका मास यहाँ पे नहीं है ना, और ऐसा तो है नहीं कि इसका मास यहाँ पे नहीं है ना। दो, अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। ऐसे बैलेंस क्यों हुआ, क्योंकि इसका मास यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हर पार्टिकल का मास अपनी अपनी जगह पे है, लेकिन ये ऐसे भी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब नहीं हो रहा, हाँ हो गया। ठीक है, डेट मीन्स क्या है कि जितने भी पार्टिकल थे सबका मास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। वरना अगर इस वाले मास ने अपना काम करना चालू कर दिया तो ये तो नीचे गिर जाएगा, है ना। तो जितना भी मास था वो यहाँ आके कंसंट्रेटेड हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, क्या कह रहा है, फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब वही बताया ना, कोई भी बॉडी है पार्टिकल से मिलकर बनती है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल कह लो चाहे बॉडी कह लो। ठीक,
द सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज दैट पॉइंट, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट वेयर द इंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज इमेजिन टू बी कंसंट्रेटेड फॉर कंसिडरेशन ऑफ इट्स ट्रांसलेशनल मोशन। क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहाँ पे इमेजिन किया जाता है कि जहाँ पे सारा का सारा मास जो है, हमारा टोटल मास जो है कंसंट्रेटेड है। वही सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर फॉर इट्स ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसलेशन मोशन कराने के लिए हमें क्या होता है, सेंटर ऑफ मास चाहिए होता है। नहीं होगा तो कैसे होगा, होता ही है, ठीक, ना होने का सवाल ही नहीं होता। क्लियर, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब ये चीज़ पॉइंट आ रहा है, ये सब पॉइंट्स, इनमें आपको बस ये पॉइंट्स ही मेन ध्यान रखने हैं, ठीक। बाकी तो सब ज़्यादा फॉर्मूला पे, मतलब ज़्यादा डेरिवेशन वगैरह तो है नहीं, ठीक। तो हमें बस केवल क्या रखना है, ये पॉइंट्स जो हम बताएंगे अभी, यही सब ध्यान रखना है। क्या कह रहा है, इफ़ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी सिस्टम ऑफ बॉडीज वर टू बी अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ मास, द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द मोशन शैल रिमेन अनइफेक्टेड। क्या मतलब है इस पॉइंट का, कह रहा है इफ़ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी, जितनी भी फोर्सेज लग रही हैं एक्सटर्नल बॉडी पे, वो कहाँ अप्लाई हो रही हो, अगर सेंटर ऑफ मास पे हो रही हो। कहाँ पे हो रही हो, सेंटर ऑफ मास पे हो रही है। जितनी भी फोर्सेज हैं वो कहाँ पे हो रही है, सेंटर ऑफ मास पे हो रही हो, तो क्या होगा, बॉडी जो होगी वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज नहीं करेगी, स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज नहीं करेगी। और जहाँ पे जितनी सारी फोर्सेज हैं वो कहाँ अप्लाई हो रही हो, सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई हो रही हो, एक्सटर्नल फोर्सेज, ठीक। जैसे मतलब अगर हम ये पेन ले लें, हमने इसके सेंटर पे ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक। और अगर मोशन कर रही होगी तो मोशन करती जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो यही चीज़ कह रहा है कि अगर सारी फोर्सेस कहाँ लगेगी, अगर सेंटर ऑफ मास पे लगेगी, तो हमारा जो रेस्ट ऑफ मोशन है, या सॉरी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन है, वो क्या रहेगी, अनअफेक्टेड रहेगी, बस, ठीक। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम इज इट्स बैलेंसिंग पॉइंट, उसका बैलेंसिंग पॉइंट होता है ना, ये तो मालूम ही है सबको। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल्स सिस्टम ऑलवेज लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल। जो सेंटर ऑफ मास होता है किसी दो पार्टिकल का, ये मान लो एक पार्टिकल है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इनके सेंटर ऑफ मास इनके बीच में ही कहीं होगा। जरूरी नहीं है बीच में, मतलब ये नहीं कि सेंटर में होगा, मतलब मिड में, इनके बिटवीन होगा, कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, भाई डिपेंड करता है, क्या है, डिपेंड करता है, ठीक है। वो भी बताएंगे कैसे पता चलता है फॉर्मूले, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इनके कहीं बीच में होगा, समवेयर बिटवीन द पार्टिकल। देन आगे आओ, आगे क्या कह रहा है, अब तो ये हमें जैसे दिया है, दो पार्टिकल दिए हैं, एक पार्टिकल m1 दिया है, एक पार्टिकल m2 दिया है। यहाँ से जो है, ठीक है, ये ओरिजिन है, मान लिया रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, x1 है, ठीक है, इस वाले पार्टिकल की, ये मान लो ओरिजिन है, यहाँ से आ गया भाई, हाँ, ये क्या है, ओरिजिन है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, x डायरेक्शन में x1 है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, x2 है, दूसरे वाले पार्टिकल की, इसका मास है m2, ठीक है। तो अब कह रहा है, अब इन दोनों के बीच का सेंटर ऑफ मास बताओ, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, कहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास। तो कैसे, क्या फॉर्मूला है हमारा, दो सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या, एक्स एम मान लिया, यहाँ पे है सेंटर ऑफ मास, तो कैसे आएगा कि पोजीशन यहाँ से कैसे पता चलेगी, कितनी डिस्टेंस पे होगी भाई। अगर हमें x1 पता है, x2 पता है, m1 पता है, m2 पता है, हमसे पूछा जाए तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बहुत सिंपल है, सेंटर ऑफ मास होगा xcm बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, बस सिंपल सा तो है भाई। एक्सियम मतलब सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब अपॉन में टोटल मास, आ गया सेंटर ऑफ मास, है ना। जैसे कह दे ये इसकी पोजीशन है 5 सेंटीमीटर यहाँ से, ठीक है, और इसकी जो है 12 सेंटीमीटर है, कहाँ से, यहाँ से, जीरो ओरिजिन से, तो इसका सेंटर ऑफ मास, और मान लो इसको कह रहा है ये 2 kg का है, और ये कितने का है, ये छोटा है ना, तो ये मान लो 5 kg का, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होता नहीं, तो क्या हो जाएगा, m1 x1 मतलब m1 इंटू x1 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2,
5 इंटू 2 XCM निकाल ले, ठीक है। M1 X1 प्लस M2 X2, M2 कितना है 5 और X2 कितना है 12, 5 इंटू 12 टोटल M1 प्लस M2 मतलब 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, कितना आ गया ये 10 प्लस 5 कितना आ जाएगा 60, ठीक है, अपॉन में 7, क्लियर। कितना आ गया ये 70/7 सेंटीमीटर, डेट मीन्स 10 सेंटीमीटर। तो कहाँ से 10 सेंटीमीटर, ओरिजिन से, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, डेट मीन्स यहाँ से इधर 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 10 कहाँ आएगा, ये टोटल 12 था तो 10 कहीं यहाँ आएगा, तो 10 सेंटीमीटर है। कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास, यहाँ होगा। कैसे, देखो भाई कि हमें क्या बताना है, सेंटर ऑफ मास बताना है। कहाँ से आया, ओरिजिन से आया, कितना 10 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ देखो, भारी कौन सा था 5 kg वाला भारी था, तो सेंटर ऑफ मास किसके करीब है 5 kg के करीब है। हल्का कौन है 2 kg, सेंटर ऑफ मास उससे दूर है कि नहीं है, इसके कंपेरेटिवली। भाई अगर इससे देखा जाए तो इससे केवल 2 सेंटीमीटर दूर बचा, और इससे कितना बचा 5, तो ये चला गया, इधर बचा 5, हाँ ये 5 हो गया, 5 सेंटीमीटर दूर है। तो इससे 2 सेंटीमीटर, इससे 5 सेंटीमीटर। तो डेट मीन्स क्या समझ में आ रहा है, जहां भारी होगा, जिस साइड भारी होगी, सेंटर ऑफ मास उस तरफ लाई करता है, समझ रहे हो, सेंटर ऑफ मास उस तरफ लाई करता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम अभी तक तो ये पेन बैलेंस कर रहे थे तो हमारा सेंटर ऑफ मास मतलब सेंटर पे हो रहा था, लेकिन अगर हम क्या करें, पेन पे ये की कर दे, अटैच कर दे, तो इधर क्या हो गया, मास ज़्यादा हो गया इस साइड, तो अब जो सेंटर ऑफ मास है वो इस साइड कहीं लाई करेगा, ठीक है, क्या करेगा, इस साइड लाई करेगा। तो ये चीज़ है। अब तो यहाँ से आया कि हमारा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होगा XCM बराबर M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन में M1 प्लस M2। और y में अगर निकालना तो y के लिए हो जाएगा y एक्सिस में M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपॉन में M1 प्लस M2, क्लियर, ठीक। तो ये तो हो गया। अब अगर हमें उनकी पोजीशंस नहीं पता, हमें क्या पता है, अगर कहते हैं कि 2 पार्टिकल है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ है d, अब बताओ इनका सेंटर ऑफ मास कितनी, M1 से कितनी डिस्टेंस पे होगा, सेंटर ऑफ मास M1 से कितनी दूर होगा। तो सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1 का फॉर्मूला क्या होगा, देख लो, M1 का फॉर्मूला होगा सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1 से निकाल रहे हैं, M1 से कितनी डिस्टेंस पे होगा, याद रखना M1 से निकाल रहे हैं तो फॉर्मूले में आएगा, क्या आएगा, M2D अपॉन में M1 प्लस M2, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1, मतलब M1 से कितनी डिस्टेंस पे होगा, M2D अपॉन में M1 प्लस M2। और अगर M2 से डिस्टेंस निकालो सेंटर ऑफ मास की तो क्या आ जाएगा, M1D, बस क्या हो जाएगा, जहां M2 था ना वहां M1 हो जाएगा, M2D अपॉन में M1 प्लस M2, क्लियर है, मतलब ये चीज़ फिक्स है। बस तुम्हें क्या करना है, अगर M1 से निकालना है तो M2 से मल्टीप्लाई कर दो, और M2 से निकालनी है डिस्टेंस तो M1 से निकाल लो, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर ये कब फॉर्मूला है, जब दोनों के बीच की डिस्टेंस दी होगी। वो जो फॉर्मूला था, ये जो फॉर्मूला है, ये जब दोनों की पोजीशन अलग है, मान लो इसकी पोजीशन दी थी X1 Y1 और इसकी दी थी X2 Y2, इनके बीच की डिस्टेंस नहीं दी थी, तब पोजीशन दी थी कहीं से, तब ये निकालेंगे, ठीक है। ये क्या बताएगा, ये डिस्टेंस बताएगा, कहाँ से, M1 से, मान लो M1 से इतनी डिस्टेंस, ये क्या बताएगा, M2 से डिस्टेंस बताएगा फॉर्मूला, क्लियर है, बस ठीक। अब चलते हैं आगे। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब अगर हमसे क्या कहे, बॉडी मूव कर रही है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, मान लो पहला पार्टिकल मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से, दूसरा पार्टिकल मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी, तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो जाता है m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2, यही तो है, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2। जो फॉर्मूला ये था पोजीशन के लिए, वही फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए, बस वहाँ वेलोसिटी आ गई।
अगर एक्सेलरेशन पूछ ले, भाई बॉडी मूव कर रही तो एक्सेलरेशन भी हो सकता है। क्या हो जाएगा, पहले वाले का एक्सेलरेशन अगर a1 है, दूसरे वाले का a2 तो m1 a1 m2 a2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, चले आगे चलते हैं। ये क्या आ गया, अब आ जाता है टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक, चलो देखो क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक, ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, जब एक सिंपल से लैंग्वेज में समझाए, जब बॉडी क्या करती है, स्ट्रेट चल रही होती है, स्ट्रेट मीन्स ज़मीन पे चल रही हो, ठीक है, आगे बढ़ रही होती है, ठीक, जब बॉडी आगे बढ़ रही हो, अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो, उसे ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। उसमें क्या होगा, जो जितने भी पार्टिकल हैं बॉडी के अंदर वो क्या करेंगे, साथ में मूव करेंगे। जितने भी पार्टिकल हैं बॉडी के अंदर वो साथ में मूव करेंगे सेम वेलोसिटी के साथ। क्या लिखा है भाई, जो लिखा है देखो, a rigid body performs a pure translational motion if each particle of the body undergoes the same displacement in the same direction in the given interval of time। कि पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल हैं बॉडी के सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे सेम वेलोसिटी के साथ सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, या सेम डिस्प्लेसमेंट करेंगे, सेम डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, कार मूव करती है, ट्रांसलेशनल मोशन है भाई, कार के सारे सब ये वाला पार्टिकल जितनी वेलोसिटी, जितना डिस्टेंस आगे बढ़ेगा, ये वाला पार्टिकल जितना डिस्टेंस आगे बढ़ेगा उतना डिस्टेंस ये भी आगे बढ़ेगा ना पार्टिकल, जितना टाइम मिलेगा उसको, सेम इसको टाइम मिला उतना टाइम मिला, जितना पार्टिकल ये बढ़ा ये उतना पार्टिकल बढ़ा। ऐसा तो होगा नहीं कि ये पार्टिकल थोड़ा कम बढ़े और ये पार्टिकल थोड़ा आगे आ जाए, ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा होगा तो कार आ गया, मतलब हाँ सही समझे, ठीक। अब जैसे सॉकर बॉल है, फुटबॉल जो होती है, किक मारोगे तो जो ये वाला हिस्सा है ब्लैक वाला, वो उतना इससे जितना ये आगे बढ़ेगा उतना ये भी तो आगे बढ़ेगा, है ना, ठीक। ये सब एग्जांपल है ट्रांसलेशनल मोशन के, सिंपल सा एग्जांपल है कि सब के सब पार्टिकल सेम डायरेक्शन में सेम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक। चलो रोटेशनल मोशन क्या कह रहा है, रोटेशनल मोशन। इसमें क्या होता है, सब पार्टिकल क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं। तो क्या लिखा है, अ रिजिड बॉडी परफॉर्म्स अ प्योर रोटेशनल मोशन इफ ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल। सबके सब पार्टिकल किस में करें, सर्कल में मूव करें। ये पार्टिकल ऐसे घूमेगा यहाँ से यहाँ तक, सर्कल में घूमेगा, ठीक है। ये वाला पार्टिकल भी क्या करेगा, सर्कल में घूमे। तो सबके सब पार्टिकल क्या करें, एंड द सेंटर ऑफ ऑल द सर्कल्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन कॉल्ड द एक्सेस ऑफ रोटेशन। और सबके सब सर्कल, जितना भी सर्कल पाथ बना रहे हैं, उनका जो सेंटर होगा वो सेम लाइन पे आएगा, सेम इनका सेंटर, सबका सेंटर क्या आएगा, सेम जगह आएगा, और ये मिलकर क्या बनाएंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो रोटेट कर रहा है, यहाँ वाला पार्टिकल, हर पार्टिकल क्या बना रहा है, सर्कुलर पाथ बना रहा है, ठीक। और उनका जो सेंटर है, जब सर्कुलर पाथ बना है तो सेंटर तो होगा कुछ, उनका सेंटर यहाँ पे लाई कर रहा है, और सबको सेंटर अगर यहाँ पे मिला है तो ये क्या बन गई हमारी, ये जो बन रही है ये क्या बन गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, ठीक है। तो यही चीज़ कह रहा है, जैसे पंखा है, पंखा गोल गोल घूम रहा है, ठीक। अब ये इसकी क्या हो जाती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जितने भी पार्टिकल हैं सब क्या बनाएंगे, सर्कुलर पाथ बनाते हैं। सिंपल से डोर है, डोर जब उल्टा है तो क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है। जितने भी पार्टिकल हैं कैसे मूव करते हैं, सर्कुलर में मूव करते हैं, है ना। तो इनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है, यहाँ पे होती है, सिंपल सी बात है, ठीक। तो वही कह रहा है, सबके सब पार्टिकल क्या करेंगे, सर्कल में मूव करेंगे, एंड जो जिनका सेंटर होगा वो सेम लाइन पे होगा, और उसी लाइन को क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। रिजिड बॉडी हम लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा क्या पढ़ना, वही लिखा है, इफ द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंजेस ऑन अप्लाइंग द फोर्सेज, ठीक है। उनके बीच की रिलेटिव पोजीशन क्या होती है, चेंज नहीं होती है, ठीक। जैसी पोजीशन है वैसी रहेगी। देन इट इज कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। जनरल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ, मतलब फोर्स लगाने पे मीन्स ये है कि उनका मोशन होने लगे, अगर समझ रहे हो, रिजिड बॉडी का अगर मोशन, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने, अगर वो तो बॉडी था कि अगर सेंटर पे फोर्स लगा रहे हो, हम लोगों ने पॉइंट बढ़ा, अगर सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लग रही है तो बॉडी की ना स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होगी ना स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी, ठीक है।
क्या कह रहा है, इफ द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंजेस ऑन अप्लाइंग द फोर्सेज देन इट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ बोथ द ट्रांसलेशनल मोशन एंड द रोटेशनल मोशन। कोई भी रिजिड बॉडी क्या कर सकती है, रोटेशनल मोशन भी कर सकती है और ट्रांसलेशनल मोशन भी कर सकती है। ठीक है, क्लियर। कोई भी बॉडी परफेक्ट रिजिड बॉडी नहीं होती, ध्यान रखना। क्यों नहीं होती? परफेक्ट रिजिड बॉडी वो हो गई जिनका शेप कभी ना चेंज हो फोर्स लगाने पे, लेकिन ऐसा नहीं होता, सब पार्टिकल का कहीं ना कहीं फोर्स लगाने पे चेंज हो जाता है। तो परफेक्ट रिजिड बॉडी एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं, लेकिन जो हमारी बॉडीज होती हैं आयरन, इनको रिजिड बॉडी कहते हैं क्योंकि इनका शेप जल्दी चेंज नहीं होता। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ है। अब आगे आते हैं मोशन ऑफ इनर्शिया। मोशन ऑफ इनर्शिया, देखो भाई हम लोग ने इनर्शिया पढ़ा, एक इनर्शिया पढ़ा ना। इनर्शिया क्या होता है? बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज होने से अपोज करती है ना। वो चेंज नहीं होने देगी, ना स्टेट ऑफ रेस्ट ना स्टेट ऑफ मोशन को। अगर बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। तो वही चीज़ है मोशन ऑफ इनर्शिया। जब बॉडी रोटेट कर रही होती है, क्या कर रही होती है? रोटेट कर रही होती है, तब उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो उसके क्या करने लगती है, जो उसके स्टेट ऑफ रोटेशन को चेंज होने से रोकती है। बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो स्टेट ऑफ रोटेशन को चेंज होने से रोके, वो होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कह रहा है? द इनर्शिया ऑफ अ रोटेशन इज कॉल्ड एज द मोमेंट, द इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का इनर्शिया ही क्या कहा जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही तो बताया, रोटेशनल मोशन की वो प्रॉपर्टी जो उससे स्टेट चेंज होने से क्या करे? अपोज करे। भाई अगर रोटेट कर रही है तो रोटेट करना चाहेगी, नहीं रोटेट कर रही है तो उसको रोटेट नहीं करने दी, बोला ऐसी प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज डेनोटेड बाय आई, इट इज डेनोटेड बाय आई, कई कई जे से भी लिखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। वो प्रॉपर्टी है जो उसकी स्टेट ऑफ रोटेशन को चेंज करने से अपोज करती है। ये चीज़ बताए, अभी समझाते हैं क्या मतलब है, इसका मतलब समझाएंगे। ठीक, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज इक्वल टू द sum of the products of the masses of its constituent particle and the square of their respective distance from the axis of rotation। किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? कह रहा किसी बॉडी में अलग अलग पार्टिकल है, मान लो m1 है, या m2 है, m3 है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है? डिस्टेंस है r1 r2 r2 r3। भाई ये पार्टिकल है, भाई इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो ये है, ऐसे घूम रहा है पार्टिकल, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक पार्टिकल यहाँ होगा। इसकी डिस्टेंस मान लो r1 है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से r2 है ना। ऐसे कई सारे पार्टिकल होंगे तो सबकी डिस्टेंस है। तो कह रहा है अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? सम होता है किसका? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब I इज इक्वल टू क्या है? m1 r1 स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का सम, मतलब m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर डैश 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 टोटल जितना भी हो। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाता है? समेशन, मतलब इन सबको ऐड करना है तो समेशन आ जाता है mi ri, क्योंकि m1 r1 सब चेंज हो रहा है ना, यहाँ r1 r1 है, यहाँ m2 r2 है, यहाँ r मतलब ये वैल्यू चेंज हो रही है, तो mi ri कर देते। कहाँ से स्टार्ट किया? i इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक जा रहे हैं? मान लिया n तक जा रहे हैं, तो ये हो जाता है इसका समेशन। ठीक, तो ये हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और क्या हो रहा है? मान लो अगर कोई बॉडी दी है, उसका रेडियस दी है, मतलब ठीक, और कोई सेंटर ऑफ इससे रोटेशन से डिस्टेंस दिए, तो अगर पूछ ले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मास m का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m r स्क्वायर। क्या होगा? m r स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, याद रखना। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है। क्लियर? चलो, इट्स यूनिट इज, यूनिट सिंपल सी बात है भाई। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझाऊंगा कैसे क्या होता है, मतलब पूरा आगे टॉर्क पढ़ लूँ एक, फिर बताऊँगा। ठीक, इट्स यूनिट इज kg मीटर स्क्वायर। क्या है? kg मीटर स्क्वायर। ये हटा दो। ठीक है, kg मीटर स्क्वायर। क्यों भाई? मास की kg और r स्क्वायर की मीटर स्क्वायर, बस
डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, मास के लिए डायमेंशन होती है m, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब l स्क्वायर ml स्क्वायर, सिंपल सा डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। तो ये कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है एम आर स्क्वायर। अगला देखो इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, एक मिनट अभी बताएंगे इक्वेशन। हाँ, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन क्या होती है, सिंपल सी तीन, देखो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन पढ़ी है, क्या होती है, v तीन इक्वेशन होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वैसे यहाँ पे भी होती है रोटेशनल मोशन के लिए, वहाँ होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लीनियर में, यहाँ रोटेशनल में क्या हो जाती है, v की यहाँ पे हो जाता है ओमेगा, फाइनल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा, ए की जगह पे क्या हो जाता है अल्फा, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, वहाँ एक्सेलरेशन है लीनियर, यहाँ क्या है एंगुलर, ये हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का सब टॉपिक, ठीक। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सेकेंड इक्वेशन होती है लीनियर में होती है हमारे पास एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करता है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, u की जगह पे क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट t प्लस हाफ, a की जगह पे आ जाएगा अल्फा टी स्क्वायर, सब कुछ वैसा ही है, बस जहाँ जहाँ लीनियर है वहाँ एंगुलर हो गया, ठीक। अब उसके बाद आता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v हमारा क्या हो गया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी के लिए ओमेगा लिख दिया गया, ओमेगा नॉट नहीं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, s की यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा, ये हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है रोटेशनल मोशन, ठीक है। चले हाँ, अब क्या आ रहा है, टॉर्क आ रहा है, क्या बन रहा है टॉर्क टॉपिक आ रहा है। टॉर्क क्या है, तो सिंपल सी बात है, टॉर्क क्या है, टॉर्क मतलब होता है जब बॉडी रोटेट करती है तो किसकी वजह से करती है, टॉर्क की वजह से। जो बॉडी को ट्रांसलेशनल मोशन कराना होता है तो फोर्स देते हैं, ठीक है, रोटेशनल मोशन में टॉर्क बनता है। क्या होता है टॉर्क, देखो जैसे मान लो क्या कहता है, जब किसी बॉडी पे सुनना था, जब किसी बॉडी पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगे, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगे किसी बॉडी पे, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो, ठीक। जैसे मान लो अगर हम क्या कहें, ये हमारे पास कुछ है, इस पर हम क्या करें, एक ऊपर फोर्स लगाए और एक फोर्स नीचे की तरफ लगाए, ठीक है, हम ये वाली उंगली ऊपर की तरफ लगा रही, यहाँ से नीचे की तरफ फोर्स लग रही, तो दोनों का फोर्स, अब पहले ये देखो कि यहाँ पे क्या है, एक फोर्स ऊपर लग रही है एक फोर्स नीचे लग रही, तो ये पेन ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, जिस लाइन पे ये लग रही उसी लाइन पे ये लग रही, तो इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है। मान लो एक फोर्स इधर लग रही है एक फोर्स इधर लग रही, तो लाइन ऑफ एक्शन सेम है जहां पे एक्शन हो रहा है, तो इस वजह से ना इसमें टॉर्क आता है ना इस पर नेट फोर्स भी कितनी हो जाती है, जीरो, अगर इक्वल फोर्सेज है, क्या है इक्वल फोर्सेज है, ठीक, तो नेट फोर्स कितनी हो जाती है जीरो, बॉडी ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी ना मूव करेगी ना इधर उधर। लेकिन अगर मान लो यही बॉडी है और इस पर क्या करे, एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाए और यहीं से एक फोर्स नीचे की तरफ लगाए, और इससे क्या होगा, नेट फोर्स तब भी जीरो होगी, नेट फोर्स क्या होगी तब भी जीरो होगी, लेकिन बॉडी क्या करने लगेगी, रोटेट करने लगेगी, क्या करने लगेगी, एक फोर्स ऊपर की तरफ, बॉडी क्या करने लगेगी, रोटेट। डेट मीन्स हम कहते हैं उसमें क्या आ जाता है, टॉर्क आ जाता है, क्या आ जाता है टॉर्क, टॉर्क का सिंबल होता है ये, टॉर्क लिखते हैं ऐसे, टॉर्क का सिंबल होता है टाउ, कहते हैं इसको, टाउ नहीं टाउ, ठीक। तो ये होता है रोटेशनल मतलब टॉर्क, जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगे लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो, इसको हम लोग कहते हैं टॉर्क, मतलब उसमें क्या आ गया, टॉर्क जनरेट हो गया। भाई स्टीयरिंग होती है कार की, एक ऊपर फोर्स लगाते हो एक नीचे लगाते हो, तो क्या होता है स्टीयरिंग घूमती है, इधर हाथ से ऊपर लग रही इधर हाथ से नीचे, तो स्टीयरिंग घूम रही, टॉर्क बन रहा है कि नहीं बनेगा, और चलेगी, भागना है हमें कार में, चल ठीक। अब क्या होता है टॉर्क, देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क और द मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ या आर एफ साइन थीटा। आर क्या है, देखो जैसे मान लो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है, ये है, इसको जैसे दरवाजा होता है ना, दरवाजे में क्या होता है, तुम फोर्स लगाते हो ऐसे परपेंडिकुलर, दरवाजा खुलता है, खुलता कैसे, ऐसे खुलता है ना भाई, दरवाजे में फोर्स लगाए, ये दरवाजा है ठीक है, इस पर फोर्स लगाए तो दरवाजा ऐसे खुलेगा ना,
दरवाजा ऐसे खुलता है तो दरवाजा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसमें क्या आया, टॉर्क आया। टॉर्क कैसे आया भाई, इधर से तो बंधा हुआ है, तो इधर से तुम जितनी फोर्स इधर लगाओगे उतनी फोर्स वो उधर रोकने के लिए लगाएगा, तो इसमें क्या आ जाता है, टॉर्क आ जाता है, घूमने लगता है। वही चीज़ ऐसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि मान लो इसको अगर ये बंधा हुआ है यहाँ से, ये एक्सिस है कोई इसकी, ऐसे इसको फोर्स लगा रहे इस तरफ, ये फोर्स है, ये इसकी डिस्टेंस है ना, ये फोर्स है, ये इसकी क्या है, डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। आर क्या है, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, और ये क्या है, फोर्स का डायरेक्शन। तो ये बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी, तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस, फोर्स और डिस्टेंस। यहाँ तो 90 है, जरूरी नहीं हर समय 90 हो, फोर्स और डिस्टेंस के बीच का एंगल है, जरूरी नहीं हर समय 90 हो। तो ये है। अब r क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, f क्या है, फोर्स जो लग रही, r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है। अब क्या कह रहा है, तो ये समझ में आया, आर एफ साइन थीटा फॉर्मूला होता है टॉर्क का, टाउ से इसको डिनोट करते हैं। क्या बताने जा रहे थे, हाँ, क्या कह रहा है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा, भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा, ये टॉर्क ऊपर वेक्टर का साइन, तो इसका डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होगा, देखो तुम्हें मालूम है कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यहाँ कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो उससे हमें एक नया वेक्टर मिलता है। ये सब बातें बताई हुई हैं कि अगर कोई दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उससे एक नया वेक्टर मिलता है जो कि क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है दोनों वेक्टर्स के, मतलब आर के भी परपेंडिकुलर होगा और एफ के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक, क्या कह रहा है, जैसे मान लो ये है, आर इधर था, एफ इधर था, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। टॉर्क कह रहा है ऊपर होगा, ठीक है, वो अभी बताएंगे कैसे। तो किधर होगा, ये ऊपर होगा, ठीक, टॉर्क किधर बना, ऊपर, तो टॉर्क का डायरेक्शन है कि नहीं है, कहाँ है, ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, इसमें दिखा रहा है ऊपर, कैसे होगा भी बता रहे, देखो क्या लिखा है, इफ द नेचर ऑफ द फोर्स इज टू रोटेट द ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज, अगर जो नेचर है रोटेट करने का वो क्लॉकवाइज है, कैसा है, क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज है, तो देन द टॉर्क इज नेगेटिव, टॉर्क नेगेटिव होगा, मतलब टॉर्क नीचे की तरफ होगा। और अगर नेचर कैसा है घुमाने का, एंटी क्लॉकवाइज है, देन द टॉर्क इज पॉजिटिव, टॉर्क पॉजिटिव होगा, मतलब ऊपर की तरफ होगा। देखो इसमें क्या है भाई, ये इसको घुमा रहा है, इस तरफ फोर्स लग रही, तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है ना, ठीक, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज है तो उस चीज में टॉर्क कैसा होगा, टॉर्क होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स कहाँ हुआ, ऊपर की तरफ, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये होगा टॉर्क, ये सब जो रेंच वगैरह होते हैं इसी का, देखो अब इससे क्या समझ में आया, टॉर्क बनाने के लिए हमारे पास क्या चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, डिस्टेंस और फोर्स, या तो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाओ उतना ज़्यादा टॉर्क आएगा, उतना ज़्यादा टॉर्क आएगा मतलब बॉडी घूमेगी उतना ज़्यादा, या तो डिस्टेंस बड़ा करो, या तो टॉप फोर्स बढ़ा दो। अब जैसे अगर तुमसे बोला जाए एक दरवाज़ा है, दरवाजे में क्या होता है, हैंडल जो होता है बिल्कुल इंड पे लगा होता है कि नहीं, क्यों लगा होता है, क्योंकि इंड पे लगाने से डिस्टेंस बढ़ जाती है, डिस्टेंस लगाने से दो टॉर्क हमें उतना ही बनाना है, हमें इसका क्या करना है, घुमाना है, टॉर्क हमें उतना ही बनाना है, ठीक है, टॉर्क फिक्स है कि घुमाना है तो इतना टॉर्क चाहिए। अब वो टॉर्क कहाँ से, या तो फोर्स हम बढ़ाए या तो डिस्टेंस बढ़ाए, तो हमने कहा कि डिस्टेंस बढ़ाए, डिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा, हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी, डिस्टेंस बढ़ाने से हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी और हम आसानी से खोल सकते हैं। अगर यही दरवाजे पे क्या हो, हैंडल यहाँ पे लगा दे, ठीक है, बिल्कुल इंड पे लगा दे, यहाँ पे जहाँ से एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे क्या तुम्हें मान भाई घुमा पाओगे इसको, है घुमा पाओगे, मन में आ रहा होगा कि हाँ सर घुमा लेंगे, लेकिन फोर्स तो ज़्यादा लगानी पड़ेगी ना,
ठीक है, ये r डिस्टेंस कम हो गई तो फोर्स हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें टॉर्क तो उतना ही चाहिए, समझ रहे हैं, टॉर्क तो हमें उतना ही चाहिए। तो ये होता है, ठीक है। तो इसलिए मतलब अगर हमें टॉर्क बढ़ाना है तो या तो फोर्स बढ़ा दो या तो डिस्टेंस बढ़ा दो। और क्या रीज़न है जो डिस्टेंस बढ़ाई जाती है, जैसे रिंच है, रिंच में अगर तुम्हें इसको ओपन करना होता है स्क्रू, तो क्या लगाते हो, यहाँ से फोर्स लगाते हो कि यहाँ से फोर्स लगाते हो, यहाँ से फोर्स लगाते हो। यहाँ से क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ जाती है, डिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, फोर्स कम लगानी पड़ती है। इसको अगर खोलना है तो डिस्टेंस तुम्हें कम लगानी पड़ेगी, वही। अच्छा दो, टॉर्क बाहर और अंदर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज से पॉजिटिव जा रहा है, निगेटिव कैसे आ रहा है, देखो अगर स्क्रू दे दूं मैं, स्क्रू को अगर तुम्हें क्या करना हो, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना हो, कैसे घुमाना हो, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, समझना बहुत अच्छा है। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है ये फोर्स, इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होने पे कहाँ आता है, बाहर की, मतलब पॉजिटिव पे आता है, पॉजिटिव मतलब बाहर की तरफ आएगा इसको, तो स्क्रू क्या हो जाएगा, खुल जाता है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे स्क्रू खुल जाता है, क्लॉकवाइज घुमाने पे स्क्रू बंद हो जाता है, ठीक है। स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा तो स्क्रू कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। टॉर्क किधर बना, इसमें टॉर्क बना ऊपर की तरफ, टॉर्क बना उसमें नीचे की तरफ। जब एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे, टॉर्क किधर गया, नीचे की तरफ, समझ आया, ये चीज़ है। तो इतना समझ आया कि टॉर्क क्या होता है, परपेंडिकुलर होता डिस्टेंस और फोर्स दोनों के। और इन रोटेशनल मोशन टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है आई अल्फा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड अल्फा क्या है, देखो एक चीज़ बताऊँ, लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है वो काम टॉर्क करता है, जो काम मास करता है वो काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो काम एक्सेलरेशन करता है वो काम करता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो F बराबर होता है ma, यहाँ पे क्या हो जाता है, F की जगह पे हो जाता है टाउ, एक तरह से बताऊँ, ठीक है। जो काम टॉर्क करता है वो काम फोर्स करता है उसमें, ठीक है। टाउ बराबर I, मतलब F बराबर होता है ma, m की जगह पे क्या हो जाता है, m का काम, जो काम मास करता है वहाँ पे, वो काम यहाँ पे करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो एक पेज मिले हमको, देखो तुम्हें मालूम है अगर कोई भारी बॉडी है तो उसको मूव कराना ज़्यादा इजी नहीं है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन या रेस्ट को चेंज करना इजी नहीं है, दैट मीन्स उसका इनर्शिया ज़्यादा है, ठीक है, लीनियर इनर्शिया की बात कर रहा हूँ। वही अगर क्या हो, अगर तुम्हें किसी बॉडी को रोटेट कराने में क्या करे, ज़्यादा टॉर्क लगे, क्या करे, ज़्यादा टॉर्क लगे, ज़्यादा टॉर्क लगे मतलब भाई घुमाने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए, तो ज़्यादा टॉर्क लगे, दैट मीन्स उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा है, ठीक है। इस वजह से टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। अगर आई जितना ज़्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है रोटेशन को रोकता है, अपोज करने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो उसे रोटेट करने में तुम्हें उतना ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा पहले, ठीक है। जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा तुम्हें पहले टॉर्क लगाना पड़ेगा, क्लियर है, ठीक, ये होता है। तो वही कह रहा है, टाउ इज इक्वल टू क्या आता है, आई अल्फा। जितना ज़्यादा अल्फा आई होगा उतना ज़्यादा तुम्हारा क्या बनेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही है प्रॉपर्टी जो क्या करती है, मोशन को अपोज करती है, रोटेशनल मोशन को। तो इसलिए आई जितना ज़्यादा, वो रोटेट को इतना ही अपोज करेगी, तुम्हें उतना ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, बस ये चीज़ है, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। चले आगे, अब बात करता है एंगुलर मोमेंटम। देखो एंगुलर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। भाई देखो लीनियर, जब लीनियर मोशन होता है तो उसे लीनियर मोमेंटम कहते हैं, जब एंगुलर मोमेंट, जब बॉडी रोटेट करती है तो उसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। अब इट इज डेनोटेड बाय कैपिटल एल। इसे किससे डेनोट करते हैं, कैपिटल एल से, ठीक, कैपिटल एल से डेनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है आई ओमेगा, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और एम वी आर, ये इंपॉर्टेंट है, एम वी आर, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, ठीक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम का एल इज इक्वल टू आई ओमेगा और एम वी आर, ठीक। यहाँ से इसकी डायमेंशन क्या बनती है, देखो जूल सेकेंड, एक डायमेंशन होती है जूल सेकेंड, और क्या हो सकती है, के जी, यहाँ से देखो के जी मीटर पर सेकेंड इंटू क्या होगा, मीटर, मतलब के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसी से आती है जूल सेकेंड, ठीक।
एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। देखो मास के लिए डायमेंशन है m, v के लिए वेलोसिटी डायमेंशन होती है l t की पावर -1, ठीक है, और r के लिए डायमेंशन है l, तो l और l मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया l स्क्वायर t की पावर -1, m l स्क्वायर t की पावर -1। तो टॉर्क बराबर क्या आया, टॉर्क बराबर आया dl/dt। अरे यहाँ पे क्या आ गया, रुक गया, ठीक। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या आया, ml स्क्वायर t की पावर -1। चले आगे, तो इतना समझ आया। मैं एंगुलर मोमेंटम बस फार्मूला याद रखना, mvr होता है। तो टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम का टॉर्क से रिलेशन होता है, जैसे f बराबर होता है ना dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वैसे ही टॉर्क बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हमने कहा ना जो काम फोर्स करता है वो काम टॉर्क करता है फ्लोटेशन में, है ना। और वहां पे p होता है लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है l से, तो टॉर्क बराबर होता है dl/dt, ठीक है। तो इससे क्या समझ आया, अगर टॉर्क जीरो है, अगर नेट टॉर्क क्या है, जीरो है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, मतलब dl/dt रहेगा जीरो। इसका मतलब l हमारा रहेगा कांस्टेंट, मतलब यहाँ से क्या आया dl बराबर जीरो, इसको इधर भेज दो, dl बराबर जीरो। dl मीन्स क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या है, जीरो। और अगर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो, डेट मीन्स एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट रहेगा। अगर टॉर्क क्या है, जीरो है, अगर टॉर्क जीरो है, ठीक है। तो यही तो कह रहा है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या कहता है, इफ द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, अगर एक्सटर्नल टॉर्क किसी सिस्टम पे जो लग रहा है वो जीरो है, जो टोटल टॉर्क है वो जीरो है, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड, उसका जो एंगुलर मोमेंटम रहता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। कंजर्व मतलब कांस्टेंट रहता है एंगुलर। यही था ना, अगर टॉर्क जीरो है तो dl/dt जीरो, dl/dt जीरो, तो dl जीरो, dl मीन्स क्या हो गया, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और चेंज इन एंगुलर मतलब चेंज ही जीरो है तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट है, डेट मीन्स, इसलिए क्या आ गया, l हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट, अगर हमारा टॉर्क क्या है, जीरो है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था इसमें इतना ही है आपके लिए। अब मिलते हैं फिर, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। ओके, फिर दिस वाज लोकेश लालवानी साइनिंग ऑफ टुडे एंड बाय बाय, चलो।